नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। करंट अफेयर्स वार्षिक रिमाइंडर 2022 श्रृंखला के अंतर्गत आज की क्लास में वैज्ञानिक परिदृश्य से संबंधित प्रश्नों को कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, 24 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र को राष्ट्र को समर्पित किया। यह कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपका जवाब होगा साहिबजादा अजीत सिंह नगर, मोहाली, पंजाब में होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, 24 अगस्त 2022 को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आयुष्मान भारत पीएमजेएवाई के तहत एक व्यापक चिकित्सा पैकेज उपलब्ध कराने के लिए किनके मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुआ? तो आपका जवाब होगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मध्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आयुष्मान भारत पीएमजेएवाई के तहत एक व्यापक चिकित्सा पैकेज के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुआ। अगला प्रश्न देखिए, अगस्त 2022 में डीआरडीओ तथा भारतीय नौसेना के द्वारा सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ। ये कहाँ किया गया? तो आपका जवाब होगा एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर, उड़ीसा में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना के बीच एक मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ। वो मिसाइल सतह से हवा में मार करने वाली थी। अगला प्रश्न देखिए, अगस्त 2022 में विश्व स्वास्थ्य संगठन किस वायरस के वेरिएंट को नया नाम प्रदान किया है? तो आपका जवाब होगा मंकी पॉक्स के वायरस वेरिएंट का नया नाम दिया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। याद रखिएगा, ये जो मंकी पॉक्स वेरिएंट का नाम बदला गया है, इसका नाम रखा गया है क्लैड 1, क्लैड सेकेंड ए, क्लैड सेकेंड बी। याद रखेंगे इसको। अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 में शोधकर्ताओं की एक अंतरराष्ट्रीय टीम ने भारत तथा श्रीलंका में लंबी उंगलियों वाले चमगादड़ की एक नई प्रजाति खोजी है। इस नई प्रजाति का नाम क्या रखा गया है? तो आपका जवाब होगा मिनियोप्टेरस फिलिप्सी। क्या नाम है? मिनियोप्टेरस फिलिप्सी। याद रखिएगा, ये जो नई प्रजाति है किससे संबंधित है? तो ये भारत और श्रीलंका में लंबी उंगलियों वाले चमगादड़ से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 में ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से किसानों को बीज वितरित करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बना है? तो आपका जवाब होगा झारखंड राज्य ने ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से किसानों को बीज वितरित किया है और इस कारण से वो भारत का पहला राज्य बना है। अगला देखिए, 16 अगस्त 2022 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा परिभाषित सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप भारत के सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एवं उद्योग तथा वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास पारिस्थितिक तंत्र के बीच बड़े पैमाने पर सहयोग को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय ने किस प्लेटफॉर्म के शुभारंभ किया है? तो आपका जवाब होगा मंथन प्लेटफॉर्म का शुभारंभ भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय ने किया। यदि आपसे पूछा जाए कि इसका मूल उद्देश्य क्या था, तो याद रखिएगा सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप भारत के सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करना और साथ ही साथ उद्योग तथा वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास पारिस्थितिक तंत्र के बीच एक बड़े पैमाने पर सहयोग को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न देखिए, मंथन प्लेटफॉर्म को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 में चीन में एक नए पशु वायरस की पहचान की गई जो मनुष्यों में बुखार, खांसी, थकान जैसे श्वसन संबंधी बीमारियों हेतु उत्तरदायी है। इस वायरस का नाम क्या रखा गया है? तो याद रखिएगा लैंगिया हेनिपा वायरस। क्या नाम है? लैंगिया हेनिपा वायरस। अगला देखिए, अगस्त 2022 में इसरो ने महत्वाकांक्षी मिशन गगनयान हेतु कहां से क्रू एस्केप सिस्टम के लो एल्टीट्यूड एस्केप मोटर का सफल परीक्षण किया है? तो आपका जवाब होगा श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। कहां से? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से लो एल्टीट्यूड एस्केप मोटर का सफल परीक्षण किया गया और इसका उपयोग किस मिशन में होगा? तो याद रखिएगा मिशन गगनयान में। अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से संबंधित दो संस्थानों, पहला है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन्स, हिसार, हरियाणा में, और दूसरा है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर, उत्तर प्रदेश में, इन दोनों के सहयोग से मवेशियों में लंपी स्किन डिजीज हेतु कौन सा स्वदेशी टीका विकसित किया गया है? तो याद रखिएगा लंपी प्रोवैक। क्या नाम है? लंपी प्रोवैक। ये एक स्वदेशी टीका है जो मवेशियों में लंपी स्किन डिजीज के लिए विकसित किया गया है। किन संस्थान के द्वारा? तो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन्स, हिसार, हरियाणा, और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर, उत्तर प्रदेश के दोनों के सहयोग से। अगला देखिए, 10 अगस्त 2022 को किसने वर्चुअल स्पेस म्यूजियम
स्पार्क का उद्घाटन किया, जिसमें इसरो के विभिन्न मिशनों और उपग्रहों से संबंधित कई दस्तावेज, तस्वीर और वीडियो उपलब्ध हैं। तो याद रखिएगा, एस सोमनाथ जो कि इसरो के अध्यक्ष हैं, इनके द्वारा वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क का उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में कौन सा भारत का पहला स्मार्ट शहर बन गया है जिसके लिए गूगल ने एनवायरमेंटल इंसाइट्स एक्सप्लोरर डाटा प्रकाशित किया है? तो आपका जवाब होगा औरंगाबाद, महाराष्ट्र। ये भारत का पहला स्मार्ट शहर बन गया है जिसके लिए गूगल ने एनवायरमेंटल इंसाइट्स एक्सप्लोरर डेटा को प्रकाशित किया है। याद रखिएगा, ये जो एनवायरमेंटल इंसाइट्स एक्सप्लोरर नामक व्यवस्था है, ये विभिन्न शहरों के कार्बन उत्सर्जन स्रोत को मापने, उसके विश्लेषण करने और उत्सर्जन को कम करने के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, इसमें मदद करती है। क्लियर है? आपको क्लियर हो गया होगा कि एनवायरमेंटल इंसाइट्स एक्सप्लोरर क्या करता है, जो कार्बन उत्सर्जन है उसका विश्लेषण करेगी और उसके उत्सर्जन को कम करने की रणनीति प्रोवाइड करेगी, और इस सुविधा से लैस होने वाला पहला स्मार्ट शहर औरंगाबाद, महाराष्ट्र हो गया है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 में एरोस्पेस कंपनी स्पेस एक्स द्वारा किस देश के पहले चंद्र मिशन दानुरी को फ्लोरिडा स्थित केप कैनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से फॉल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया? तो याद रखिएगा, ये दक्षिण कोरिया का पहला चंद्र मिशन था दानुरी, जिसको एरोस्पेस कंपनी, जिसका नाम है स्पेस एक्स, इसके द्वारा फ्लोरिडा स्थित केप कैनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से फॉल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया है। यानी दानुरी का संबंध किससे है? दक्षिण कोरिया से। अगला प्रश्न देखिए, अगस्त 2022 में भारतीय अनुसंधान संगठन ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल डेवलपमेंट फ्लाइट 1, जिसको SSLV-D1 कहा जाता है, इसका प्रक्षेपण किया। और ये जो SSLV-D1 है, इसके द्वारा किन उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया गया? तो आपका जवाब होगा EOS-02 और आजादी सेट को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, 23 जुलाई 2022 को भारतीय भाषाओं के लिए ओपन सोर्स लैंग्वेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के निर्माण हेतु नीलेकनी सेंटर एट AI4 भारत का शुभारंभ किया गया। इसे किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा लॉन्च किया गया? तो याद रखिएगा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास यानी IIT मद्रास के द्वारा भारतीय भाषाओं के लिए ओपन सोर्स लैंग्वेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के निर्माण के लिए नीलेकनी सेंटर एट AI4 भारत का शुभारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी अर्थात EMA ने मंकी पॉक्स रोग की रोकथाम के लिए किस वैक्सीन की अनुमति प्रदान की है? तो आपका जवाब होगा इम्वेनेक्स। ये जो इम्वेनेक्स है, ये यूरोपीय संघ ने चेचक की रोकथाम के लिए वर्ष 2013 में ही इस वैक्सीन की अनुमति प्रदान कर दी थी। याद रखिएगा, ये जो मंकी पॉक्स है, ये एक वायरल जूनोसिस रोग है, अर्थात जानवरों से मनुष्यों में प्रसारित होने वाला एक वायरस रोग है, जिसके लक्षण जो है चेचक के रोगियों के समान है, इसलिए इम्वेनेक्स वैक्सीन को मंजूरी प्रदान कर दी है। अगला देखिए, जुलाई 2022 में स्वास्थ्य सेवा तथा कृषि क्षेत्र में लगे विनिर्माण स्टार्टअप पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर ने भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया है? तो आपका जवाब होगा निर्माण एक्सेलरेटर प्रोग्राम। ये जो निर्माण प्रोग्राम है, ये किसके सहयोग से हो रहा है? तो याद रखिएगा, ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर और भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के आपस में कोलैबोरेशन से ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। और ये प्रोग्राम स्वास्थ्य सेवा, कृषि क्षेत्र में लगे विनिर्माण स्टार्टअप पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया गया है। अगला देखिए, जुलाई 2022 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने कहां पर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का उद्घाटन किया? तो आपका जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू तारामंडल बेंगलुरु में इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का उद्घाटन किया। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में वीवा इंगेज ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो याद रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा वीवा इंगेज ऐप को लॉन्च किया गया जुलाई 2022 में। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में सिंजेटा इंडिया ने किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के सहयोग से जैव विविधता निगरानी प्रौद्योगिकी के रूप में जैव विविधता सेंसर परियोजना का शुभारंभ किया? तो याद रखिएगा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़, इसके सहयोग से सिंजेटा इंडिया ने
जैव विविधता सेंसर परियोजना का शुभारंभ किया। यानी दो इसमें संस्थान जुड़े, एक जुड़ा सिंजेटा इंडिया और दूसरा था भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़, और इन दोनों लोगों ने मिलकर जैव विविधता सेंसर परियोजना का शुभारंभ किया, जिसको इंग्लिश में बायोडाइवर्सिटी सेंसर प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। अगला है, जुलाई 2022 में किसने भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयन सेल, जिसका नाम है NMC2170, इसका अनावरण किया? तो आपका जवाब होगा ओला इलेक्ट्रिक ने भारत के पहले स्वदेशी विकसित लिथियम आयन सेल का अनावरण किया, जिसका नाम है NMC2170। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 4 जुलाई 2022 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस प्रौद्योगिकी संस्थान के परिसर में अपनी तरह की पहली अत्याधुनिक स्वायत्त नेविगेशन सुविधा तिहान का उद्घाटन किया? तो याद रखिएगा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद अर्थात IIT हैदराबाद के परिसर में डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने पहली अत्याधुनिक स्वायत्त नेविगेशन सुविधा तिहान का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न देखिए, जुलाई 2022 में SS इनोवेशन द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम SSI मंत्रा को किस भारतीय संस्थान में स्थापित किया गया? तो याद रखिएगा, राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर नई दिल्ली में SS मंत्रा को स्थापित किया गया। ये स्वदेशी रूप से निर्मित सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम है। क्लियर है? यदि आपसे पूछा जाए कि SSI मंत्रा क्या है, तो आपका एक लाइन में जवाब होगा स्वदेशी रूप से निर्मित सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम है। और ये किसके द्वारा इसको स्थापित किया गया? तब आपका जवाब होगा SS इनोवेशन के द्वारा। और कहां पर स्थापित किया गया? तो अभी आपने पढ़ा कि राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देखिए, 6 जुलाई 2022 को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उपकरण PIVOT विकसित किया है? तो याद रखिएगा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास अर्थात IIT मद्रास ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उपकरण, जिसका नाम रखा गया है PIVOT, इसको विकसित किया है। याद रखिएगा, ये जो उपकरण है PIVOT, ये किसी भी व्यक्ति में कैंसर पैदा करने वाले जो जीन है उनकी भविष्यवाणी करने के साथ साथ व्यक्तिगत कैंसर उपचार रणनीतियों को भी तैयार करने में मदद करेगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 4 जुलाई 2022 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस संस्थान के परिसर में मानव रहित तथा हवाई वाहनों को विकसित करने के लिए अपनी तरह का पहला और अत्याधुनिक तिहान सुविधा का उद्घाटन किया? तो आपका जवाब होगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में तिहान सुविधा का उद्घाटन किया। अभी आपने इसको पढ़ा भी है, यानी IIT हैदराबाद में तिहान सुविधा का उद्घाटन किया गया। यदि आपसे तिहान का फुल फॉर्म पूछा जाए तो आपका जवाब होगा टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनोमस नेविगेशन। अगला प्रश्न देखिए, जुलाई 2022 में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने अगली पीढ़ी के एनालॉग कंप्यूटिंग चिपसेट बनाने के लिए एक डिजाइन ढांचा विकसित किया है? तो याद रखिएगा, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने अगली पीढ़ी के एनालॉग कंप्यूटिंग चिपसेट बनाने के लिए एक डिजाइन ढांचा विकसित किया है। याद रखिएगा, इस डिजाइन ढांचे का उपयोग करते हुए शोधकर्ताओं ने आर्यभट्ट फर्स्ट नामक एक एनालॉग चिपसेट का प्रोटोटाइप बनाया है। और इस डिजाइन ढांचे को भारतीय विज्ञान संस्थान के छात्र प्रतीक कुमार ने विकसित किया है। यहां पर प्रतीक कुमार जी का नाम आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, 1 जुलाई 2022 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर की पहली उड़ान का परीक्षण वैमानिकी परीक्षण रेंज चित्रदुर्ग कर्नाटक से किया गया। इसे किस संस्थान के द्वारा डिजाइन एवं विकसित किया गया है? तो आपका जवाब होगा वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान बेंगलुरु के द्वारा इसको डिजाइन एवं विकसित किया गया है। अगला देखिए, 29 जून 2022 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने कहां से हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अर्थात हीट के अभ्यास का सफल परीक्षण किया? तो आपका जवाब होगा एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर उड़ीसा से हीट अभ्यास का सफल परीक्षण रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन अर्थात DRDO के द्वारा किया गया। और यदि आपसे हीट का फुल फॉर्म पूछे तो आपका जवाब क्या होगा? हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। अगला प्रश्न देखिए, 30 मई 2022 को कहां पर राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन अर्थात NSM के तहत अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर परम अनंत को स्थापित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखिएगा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर में सुपर कंप्यूटर परम अनंत को स्थापित किया गया।
यानी परम अनंत कहां पर स्थापित किया गया? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर में। याद रखिएगा, भारत सरकार द्वारा प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार यह सुपर कंप्यूटर 838 टेराफ्लॉप्स की क्षमता से गणना करता है और 12 अक्टूबर 2020 को इस सुपर कंप्यूटिंग सुविधा की स्थापना करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर और सीडेक के मध्य समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है, 31 मई 2022 को पोर्ट ब्लेयर अंडमान एवं निकोबार द्वीप में आयोजित एक समारोह में स्वदेशी रूप से विकसित तथा भारतीय नौसेना की वायु स्क्वाड्रन INAS 325 द्वारा संचालित किस एयरक्राफ्ट को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो याद रखिएगा ALHMK-3 को। क्लियर है? याद रखेंगे ALHMK-3 को। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, मई 2022 में सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज बेंगलुरु और मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने एक स्मार्ट सामग्री विकसित की और वो स्मार्ट सामग्री प्रकाश को तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करके आसानी से प्रकाश उत्तेजना पर प्रतिक्रिया देती है। यह किन उपकरणों में अनुप्रयोग के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करने में सहायक हो सकती है? तो आपका जवाब होगा सॉफ्ट रोबोटिक्स और माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम के उपकरणों में अनुप्रयोगों के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करने में सहायक हो सकती है। अगला प्रश्न देखिए, 28 मई 2022 को मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में आयोजित एक समारोह में INS गोमती को सेवा मुक्त कर दिया गया। इसे तत्कालीन रक्षा मंत्री KC पंत के द्वारा किस वर्ष कमीशन किया गया था? तो याद रखिएगा, वर्ष 1988 में तत्कालीन रक्षा मंत्री KC पंत के द्वारा इसे कमीशन किया गया था और 28 मई 2022 को मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में इस INS गोमती को सेवा मुक्त कर दिया गया। ये दोनों डेट आप याद रखेंगे। अगला है, मई 2022 में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने अरुणाचल प्रदेश में एक बंदर की नई प्रजाति खोजी है। इस प्रजाति का नाम सेला दर्रा के नाम पर रखा गया है। क्या नाम है? सेला मकॉक। क्या नाम रखा गया है? सेला मकॉक। ये जो सेला है, ये अरुणाचल प्रदेश में एक दर्रा है, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया सेला मकॉक। अगला है, 25 मई 2022 को किस प्रौद्योगिकी संस्थान में परम पोरुल नामक सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया? तो आपका जवाब होगा NIT तिरुचिरापल्ली में परम पोरुल नाम से सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया है। याद रखिएगा, 12 अक्टूबर 2020 को राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत परम पोरुल सुपर कंप्यूटर की स्थापना के हेतु NIT तिरुचिरापल्ली और सेंटर फॉर डेवलपमेंट इन एडवांस कंप्यूटिंग अर्थात सीडेक के मध्य समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। कब हुआ था? 12 अक्टूबर 2020 को। कई बार एग्जाम में सीडेक का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, इसलिए यहां से इस स्टैटिक प्रश्न को भी आप कवर करते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न है, मई 2022 में रेल मंत्रालय ने एक स्वदेशी हाइपर लूप प्रणाली के विकास के लिए किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ सहयोग करने की घोषणा की है? तो आपका जवाब होगा IIT मद्रास के साथ रेल मंत्रालय आपस में कोलैबोरेशन करेगा ताकि एक स्वदेशी हाइपर लूप प्रणाली को विकसित किया जा सके। अगला देखिए, 24 मई 2022 को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत स्वास्थ्य रिकॉर्डों के रखरखाव के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने किस संशोधित मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो आपका जवाब होगा आभा ऐप। ये आभा ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा। और किसके लिए किया गया? तो ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत स्वास्थ्य रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए आभा ऐप को लॉन्च किया गया। यह ऐप नागरिकों को अपना समग्र स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखने में सुविधा प्रदान करेगा। साथ ही साथ आभा एड्रेस की मदद से अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक पहुंचने में भी ये सक्षम बनाएगा। अगला प्रश्न है, मई 2022 में मिजोरम विश्वविद्यालय के प्राणी विज्ञान के प्रोफेसर HT लालरेम संगा के नेतृत्व में एक टीम ने मेघालय के री भोई जिले के उमरोई मिलिट्री स्टेशन से एक जहरीले सांप की नई प्रजाति की खोज की और इस प्रजाति का नाम क्या रखा गया है? तो आपका जवाब होगा ट्राइमेरेसुरस मायाए। क्या नाम रखा गया है? ट्राइमेरेसुरस मायाए। ये क्या है? ये एक जहरीले सांप की नई प्रजाति है जिसकी खोज मिजोरम विश्वविद्यालय के प्राणी विज्ञान के प्रोफेसर HT लालरेम संगा के नेतृत्व वाली एक टीम ने किया है। और ये कहां से किया गया है खोज? तो मेघालय के री भोई जिले के उमरोई मिलिट्री स्टेशन से। इतनी बात आप यहां पर याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, 21 मई 2022 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बायोटेक शोधकर्ताओं तथा स्टार्टअप के लिए एकल राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया है।
इस पोर्टल का नाम क्या रखा गया है? तो आपका जवाब होगा जैविक अनुसंधान नियामक अनुमोदन पोर्टल, यानी बायो आरआरएपी। अगला प्रश्न है, 19 मई 2022 को बोइंग कंपनी तथा नासा ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने के लिए कहां से स्टार लाइनर स्पेस कैप्सूल OFT-2 को लॉन्च किया है? तो आपका जवाब होगा केप कैनेवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से स्टार लाइनर स्पेस कैप्सूल OFT-2 को लॉन्च किया है। और ये क्या करेगा? ये अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाएगा। और ये किसके सहयोग से हुआ है? तो ये बोइंग कंपनी और नासा के सहयोग से। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, 19 मई 2022 को हैदराबाद स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस ने कलाम 100 इंजन का सफल प्रक्षेपण किया। इसका उपयोग किस प्रक्षेपण यान के तीसरे चरण में किया जाएगा? तो आपका जवाब होगा विक्रम फर्स्ट। अगला प्रश्न है, 17 मई 2022 को CSIR NAL ने भारत के किस पहले स्वदेशी प्रशिक्षक विमान को डिजाइन एवं विकसित किया जिसका कर्नाटक स्थित चिल्लकेटे में DRDO की एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज सुविधा में सफलतापूर्वक इन फ्लाइट इंजन रीलाइट परीक्षण पूरा किया गया? तो आपका जवाब होगा हंसा NG का। अगला देखिए, 18 मई 2022 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन तथा भारतीय नौसेना ने कहां से हेलीकॉप्टर के जरिए स्वदेशी रूप से विकसित नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रथम उड़ान परीक्षण किया? तो आपका जवाब होगा एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से। अगला प्रश्न है, 17 मई 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मझगांव डॉक्स लिमिटेड में भारतीय नौसेना के किन दो अग्रिम मोर्चों के युद्धपोतों का लोकार्पण किया? तो याद रखिएगा INS सूरत और INS उदयगिरी का। कहां से किया गया? तो मझगांव डॉक्स लिमिटेड से। किसके द्वारा? तो भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। अगला देखिए, मई 2022 में किस देश की वायुसेना ने दक्षिण कैलिफोर्निया तट पर स्थित B-52H बॉम्बर से सफलतापूर्वक हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रक्षेपण किया? तो आपका जवाब होगा अमेरिकी वायुसेना ने। अगला प्रश्न है, 13 मई 2022 को भारत सरकार के किस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के लिए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में मानव अनुकूल ठोस रॉकेट बूस्टर जिसका नाम है HS-200 इसकी स्थैतिक जांच सफलतापूर्वक की गई? तो आपका जवाब होगा गगनयान कार्यक्रम के। अगला देखिए, 12 मई 2022 को भारतीय वायुसेना ने Su-30 MKI लड़ाकू विमान से हवा में मार करने वाले किस मिसाइल की विस्तारित दूरी के प्रथम संस्करण को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया? तो आपका जवाब होगा ब्रह्मोस मिसाइल। अगला प्रश्न है, मई 2022 में बेंगलुरु स्थित किस एरोस्पेस निर्माता कंपनी ने पर्यावरण के अनुकूल हरित उपग्रह प्रणोदन प्रणाली का परीक्षण किया? तो आपका जवाब होगा बेलाट्रिक्स एरोस्पेस, जो कि एक एरोस्पेस निर्माता कंपनी है जो कि बेंगलुरु में स्थित है। इसने पर्यावरण के अनुकूल हरित उपग्रह प्रणोदन प्रणाली का परीक्षण किया है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि मई 2022 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो ने कब तक शुक्र मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दिसंबर 2024 तक इसरो ने शुक्र मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखिए, 28 अप्रैल 2022 को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने कहां पर गगन आधारित LPV संचालन प्रक्रियाओं का उपयोग करके सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो आपका जवाब होगा किशनगढ़ हवाई अड्डा जो कि राजस्थान में है। यदि आपसे गगन का फुल फॉर्म पूछा जाए तो आपका जवाब होगा GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। अगला देखिए, याद रखिएगा इस परीक्षण के फलस्वरूप भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने इस तरह की उपलब्धि हासिल की। और याद रखिएगा गगन एक भारतीय उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है जिसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और इसरो ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। अगला प्रश्न है, 20 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 3 दिवसीय वैश्विक आयुष निवेश एवं नवाचार शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया? तो याद रखिएगा गांधीनगर गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 दिवसीय वैश्विक आयुष निवेश एवं नवाचार शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत को दुनिया में वैश्विक आयुष स्थल के रूप में तैयार करने के लिए निवेश आकर्षित करना है। अगला प्रश्न है, 11 से 13 अप्रैल 2022 के मध्य रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना उप प्रमुख
रियर एडमिरल क्रिस्टोफर स्मिथ और भारतीय नौसेना ACNS रियर एडमिरल जे सिंह की अध्यक्षता में कहां पर 14वीं भारतीय नौसेना रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना स्टाफ वार्ता संपन्न हुई? तो आपका जवाब होगा नई दिल्ली में। यहां पर दो बातें आपको याद रखनी है। पहली बात की यदि पूछा जाए कि 14वीं भारतीय नौसेना रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना स्टाफ वार्ता कहां संपन्न हुई, तो आपका सीधा जवाब होगा नई दिल्ली। और यदि आपसे पूछा जाए कि इसमें सह अध्यक्षता किसने की, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया की तरफ से रियर एडमिरल क्रिस्टोफर स्मिथ ने और भारत की तरफ से रियर एडमिरल जे सिंह ने सह अध्यक्षता की। अगला प्रश्न देखिए, अप्रैल 2022 में भारतीय वायुसेना ने आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशीकरण के प्रयासों में तेजी लाने को लेकर किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ समझौता किया? तो याद रखिएगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के साथ, यानी IIT मद्रास और भारतीय वायुसेना के बीच में समझौता हुआ। ये किस लिए समझौता हुआ? तो स्वदेशीकरण के प्रयासों में तेजी लाने के लिए। अगला देखिए, 9 अप्रैल 2022 को किस देश की सेना के द्वारा सतह से सतह पर मार करने में सक्षम मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3 का सफल उड़ान परीक्षण किया गया? तो याद रखिएगा ये पाकिस्तान की मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका नाम है शाहीन 3, जो कि सतह से सतह मार करती है। अगला है 14 फरवरी 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो ने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी PSLV C52 के जरिए किस प्रक्षेपण उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? तो आपका जवाब होगा EOS 04 का। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो ने PSLV C52 के जरिए सफल प्रक्षेपण किया। याद रखिएगा यह एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट है जिससे कृषि, वानिकी, वृक्षारोपण, मिट्टी की नमी, जल विज्ञान और बाढ़ मानचित्र जैसे अनुप्रयोगों का सभी मौसम में उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीर प्रदान करने में मदद मिलेगी। अगला प्रश्न है 14 फरवरी 2022 को इसरो ने किस ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान के माध्यम से इंस्पायर सेट 1 उपग्रह को लॉन्च किया? तो आपका जवाब होगा PSLV C52 के जरिए इंस्पायर सेट 1 उपग्रह को लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? तो इसरो ने। अगला देखिए, यदि आपसे पूछा जाए कि इंस्पायर सेट का फुल फॉर्म क्या है, तो आपका जवाब होगा इंटरनेशनल सैटेलाइट प्रोग्राम इन रिसर्च एंड एजुकेशन। याद रखिएगा इसका विकास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IIST कहते हैं, तथा कोलोराडो विश्वविद्यालय के लेबोरेटरी ऑफ एटमॉस्फेरिक एंड स्पेस फिजिक्स के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है फरवरी 2022 में किस भारतीय संस्थान के खगोलविदों ने उच्च संभावना वाले रहने योग्य ग्रहों को पहचान करने के लिए नया तरीका विकसित किया है? तो आपका जवाब होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, अप्रैल 2022 में अमेरिका के खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी US FDA ने कोविड-19 परीक्षण हेतु किसी व्यक्ति के सांस के नमूने का उपयोग करने हेतु किस डिवाइस का विकास किया है? तो आपका जवाब होगा इंस्पेक्ट IR कोविड-19 ब्रीथलाइजर। याद रखिएगा ये किसके द्वारा खोजा गया है? तो ये अमेरिका के खाद्य एवं औषधि प्रशासन के द्वारा। अगला प्रश्न है अप्रैल 2022 में किस भारतीय फर्म द्वारा कोविड-19 के खिलाफ एक ऐसे टीके का विकास किया जा रहा है जिसे प्रशीतन की जरूरत नहीं होगी? तो आपका जवाब होगा MYNVARE लेबोरेटरीज के द्वारा एक ऐसे कोविड-19 टीके को खोजा जा रहा है जिसमें प्रशीतन की आवश्यकता नहीं होगी। यह एक ऐसा टीका होगा जिसे 28 दिन अर्थात 4 सप्ताह तक 37 डिग्री सेल्सियस तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर 90 मिनट तक संग्रहित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है 17 अप्रैल 2022 को किसके द्वारा कैलिफोर्निया स्थित वेडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस के स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स AE से NROL 85 मिशन को लॉन्च किया गया? तो याद रखिएगा स्पेस एक्स के द्वारा। अगला है 15 अप्रैल 2022 को किस देश के द्वारा अपने लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट कैरियर के माध्यम से झांग जिंग 6D नामक एक नए उपग्रह को लॉन्च किया गया जो पृथ्वी पर संचार सेवाएं उपलब्ध कराएगा? तो याद रखिएगा झांग जिंग 6D का संबंध चीन से है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है 14 अप्रैल 2022 को किस देश के द्वारा विश्व की प्रथम ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली आयरन बीम नामक अपनी तरह का पहला लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया? तो याद रखिएगा यह इजराइल की पहली लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम थी जो कि विश्व की पहली ऊर्जा आधारित
हथियार प्रणाली है। अगला है 8 अप्रैल 2022 को किस अंतरिक्ष परिवहन सेवा प्रदाता कंपनी ने अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए AXIOM फर्स्ट नामक पहला निजी मिशन लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा स्पेस एक्स के द्वारा। ये जो AXIOM स्पेस है ये विश्व का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन है, याद रखेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न है 8 अप्रैल 2022 को किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना जिसका नाम है कदम उसको लॉन्च किया गया है? तो आपका जवाब होगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के द्वारा कदम को लॉन्च किया गया है। और कदम क्या है? ये भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना है। क्लियर है? याद रखिएगा ये जो प्रोस्थेटिक घुटना है ये सोसाइटी फॉर बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी और मोबिलिटी इंडिया के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है 8 अप्रैल 2022 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने कहां पर सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट जिसका शॉर्ट फॉर्म है SFDR बूस्टर तकनीक का सफल परीक्षण किया जो SFDR आधारित प्रोपल्सन मिसाइलों को सुपरसोनिक गति से लंबी दूरी तक हवाई खतरों को रोकने में सक्षम बनाता है? तो आपका जवाब होगा एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर उड़ीसा से। अगला प्रश्न है 8 अप्रैल 2022 को इंडियन कोस्ट गार्ड की कराईकल इकाई ने पुडुचेरी और तमिलनाडु के तट पर निगरानी में सुधार के लिए किस इंटरसेप्टर बोट को अपने बेड़े में शामिल किया है? तो आपका जवाब होगा ICGS C436 बोट को। अगला प्रश्न देखिए, अप्रैल 2022 में पशुपालन और डेयरी विभाग भारत सरकार ने वन हेल्थ सपोर्ट यूनिट द्वारा वन हेल्थ योजना की रूपरेखा को लागू करने के लिए किस राज्य में एक पायलट प्रोजेक्ट का प्रारंभ किया है? तो आपका जवाब होगा उत्तराखंड राज्य में। ये जो वन हेल्थ सहायता इकाई है इसके कार्यान्वयन का नेतृत्व करने के लिए भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालयी वन हेल्थ समिति की भी स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है अप्रैल 2022 में खगोलविदों ने HD1 नामक आकाशगंगा को अंतरिक्ष में सबसे दूरस्थ आकाशगंगा के रूप में होने का अनुमान व्यक्त किया है। इस आकाशगंगा की खोज किसके द्वारा की गई है? तो आपका जवाब होगा फैबुओ पकुची के द्वारा। किसके द्वारा खोज की गई है? फैबुओ पकुची के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है अप्रैल 2022 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की भारतीय शहरों के चरण द्वितीय की पहल के लिए किस कार्यक्रम के तहत भारतीय यातायात परिदृश्य के लिए स्वदेशी इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम समाधान लॉन्च किया गया? तो आपका जवाब होगा इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंडेवर। याद रखेंगे इसको शॉर्ट फॉर्म में INTRANSE सेकंड कहा जाता है। अगला प्रश्न है 11 अप्रैल 2022 को स्वदेशी रूप से विकसित हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जाने वाली टैंक रोधी किस मिसाइल का पोखरण के उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो याद रखिएगा उस मिसाइल का नाम है हेलिना। अगला प्रश्न है अप्रैल 2022 में पिनाका एकमे फर्स्ट इन हैंड रॉकेट सिस्टम और पिनाका एरिया डेनियल म्यूनिशन यानी ADM रॉकेट प्रणाली का DRDO तथा भारतीय सेना के द्वारा सफल परीक्षण किया गया। पिनाका रॉकेट प्रणाली को किस संस्थान के द्वारा विकसित किया गया? तो आपका जवाब होगा आयुध मंत्रालय आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान पुणे के द्वारा पिनाका रॉकेट प्रणाली को विकसित किया गया था। अगला है अप्रैल 2022 में अमेजॉन ने अपने किस प्रोजेक्ट के लिए उपग्रहों की श्रृंखला को तैनात करने हेतु एरियन स्पेस, ब्लू ओरिजिन तथा यूनाइटेड लॉन्च एयरलाइंस के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया जिसका उद्देश्य दुनिया भर के ग्राहकों को कम विलंबता तथा उच्च गति के साथ ब्रॉडबैंड सेवा मुहैया कराना है? तो याद रखिएगा प्रोजेक्ट कुइपर। ठीक है, यानी प्रोजेक्ट कुइपर के तहत अमेजॉन ने एरियन स्पेस, ब्लू ओरिजिन और यूनाइटेड लॉन्च एयरलाइंस के साथ समझौता किया ताकि ग्राहकों को कम समय लगे और उच्च गति का ब्रॉडबैंड सेवा उनको मिल सके। उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? कुइपर। अगला देखिए, अगला प्रश्न है 4 अप्रैल 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सार्वजनिक निजी क्षेत्र के बीच समझौते के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा समाधानों में तेजी लाने हेतु किस मिशन का शुभारंभ किया? तो याद रखिएगा मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज का। अगला प्रश्न है 3 अप्रैल 2022 को किसने स्वदेशी रूप से विकसित 6 नई और दुर्लभ संदर्भ सामग्री का शुभारंभ किया जो डोपिंग रोधी विश्लेषण के लिए विश्व स्तर पर रसायन का सबसे शुद्ध रूप है? तो आपका सही जवाब होगा केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा। अगला प्रश्न है
2 अप्रैल 2022 को केंद्रीय संस्कृति एवं विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने किस वेबसाइट को लॉन्च किया जो लोगों को किसी भी स्थान से प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन करने में सक्षम बनाता है? तो आपका जवाब होगा टेम्पल 360। याद रखिएगा, ये टेम्पल 360 एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां से किसी भी जगह से 12 ज्योतिर्लिंगों और 4 धाम के दर्शन किए जा सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म के जरिए लोग ई दर्शन, ई प्रसाद, ई आरती देख सकेंगे। अगला है 1 अप्रैल 2022 को भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप पिक्सेल ने स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से कौन से अपने प्रथम वाणिज्यिक उपग्रह को लॉन्च किया? तो याद रखिएगा, उस वाणिज्यिक उपग्रह का नाम है शकुंतला। अगला है 30 मार्च 2022 को किस देश ने विश्व के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक क्रूज शिप जिसकी लंबाई 100 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर है, यांगजी रिवर 3 गार्ज 1 का अनावरण किया जिसमें लगभग 1300 यात्री सवार हो सकते हैं? तो याद रखिएगा, ये है चीन का। ठीक है, ये क्रूज कहां का है? चीन का है, जिसका नाम क्या है? यांगजी रिवर 3 गार्ज 1। अगला है 31 मार्च 2022 को भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने एक सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक संचार पैनल के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेशों, स्थगन आदेशों, जमानत आदेशों को संप्रेषित करने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की? तो आपका सही जवाब होगा फास्टर। अगर आपसे फास्टर का फुल फॉर्म पूछा जाए तो फास्ट सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, याद रखेंगे। अगला है मार्च 2022 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में सुपर कंप्यूटर परम शक्ति का उद्घाटन किया? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर में सुपर कंप्यूटर परम शक्ति का उद्घाटन किया, किसने किया? तो उस समय जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ थे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है मार्च 2022 में किस भारतीय एरोस्पेस एवं रक्षा कंपनी ने उड़ान योजना के तहत छोटे नागरिक परिवहन विमान विकसित करने के अपने प्रयास के तहत एक 19 सीटों वाला विमान हिंदुस्तान 228 लॉन्च किया है? तो आपका सही जवाब होगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में हाल के नाम से जानते हैं। इसके द्वारा हिंदुस्तान 228 को लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है मार्च 2022 में नासा ने 65 नए बाह्य ग्रहों की खोज की। इस नई खोज के बाद अब तक खोजे गए बाह्य ग्रहों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? 5000 से अधिक। अगला प्रश्न देखिए, 23 मार्च 2022 को भारत ने कहां से सतह पर मार करने वाले ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। 23 मार्च 2022 को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से सतह मार करने वाले ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। अगला प्रश्न है 17 मार्च 2022 को नासा ने अपने किस मिशन के तहत एकीकृत स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट तथा ओरियन स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च किया? तो आपका सही जवाब होगा आर्टेमिस फर्स्ट का, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 7 मार्च 2022 को परम गंगा नामक सुपर कंप्यूटर को किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में स्थापित किया गया? तो याद रखिएगा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की अर्थात आईआईटी रुड़की में। याद रखिएगा, जितने भी ये जो सुपर कंप्यूटर विभिन्न आईआईटीज में एस्टैब्लिश किए गए हैं, इनको आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि यहां से एक प्रश्न बनने की संभावना है। यदि हम इन सुपर कंप्यूटर की बात करें तो इन सुपर कंप्यूटर को राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्थापित किया गया है और ये सुपर कंप्यूटर सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग अर्थात सीडेक के द्वारा डिजाइन किए गए हैं और इस सुपर कंप्यूटर की स्मृति क्षमता जो है वो 1.67 पेटा फ्लास्क है। अगला प्रश्न है मार्च 2022 में प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों की टीम ने तमिलनाडु स्थित किस वन्यजीव अभ्यारण्य से ग्लाइकोस्मिस एल्बी कार्पा नामक जिन बेरी की एक प्रजाति की खोज की है? तो आपका सही जवाब होगा कन्याकुमारी वन्यजीव अभ्यारण्य से। अगला प्रश्न है 25 फरवरी 2022 को किस देश के स्वास्थ्य विभाग ने विश्व के पहले पौधा आधारित कोविड-19 वैक्सीन कोविफेंज को 18 से 64 वर्ष की आयु के वयस्कों के लिए उपयोग हेतु मंजूरी दी है? तो आपका सही जवाब होगा कनाडा को, यानी कनाडा ने कोविफेंज नामक कोविड वैक्सीन को मंजूरी दी है जो कि विश्व का पहला पौधा आधारित कोविड-19 वैक्सीन है और किस उम्र के लिए? 18 से 64 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न है 25 फरवरी 2022 को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार किस संस्थान के शोधकर्ताओं की टीम ने एक ग्लोबल नैनो पार्टिकल आधारित बायोडिग्रेडेबल
कार्बेनाइड मेटाबोलाइट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बायोडीसीएम कहा जाता है, विकसित किया है, जो फसलों, विशेष तौर से चावल की फसल को संक्रमण और बीमारियों से बचाने के लिए एक सुरक्षा तंत्र के रूप में कार्य करेगा। तो याद रखिएगा, यह खोज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के द्वारा की गई है, जिसका मतलब है आईआईटी कानपुर के द्वारा। अगला है 24 फरवरी 2022 को संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित किस एरोस्पेस कंपनी ने भारत को 12वां पोसीडॉन 8I समुद्री गश्ती विमान प्रदान किया है, जिसका संचालन भारतीय नौसेना के द्वारा मुख्य रूप से हिंद महासागर क्षेत्र में निगरानी हेतु किया जाएगा। तो आपका सही जवाब होगा बोइंग। क्लियर है? ये जो बोइंग है, ये क्या है? एरोस्पेस कंपनी है, जो कि कहां की है? संयुक्त राज्य अमेरिका की है। इसने क्या किया है? भारत को एक 12वां पोसीडॉन 8I समुद्री गश्ती विमान दिया है, जो क्या करेगा? हिंद महासागर में निगरानी करेगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, फरवरी 2022 में लीडेन विश्वविद्यालय नीदरलैंड्स के वैज्ञानिकों ने लो फ्रीक्वेंसी एरे नेटवर्क का उपयोग करके अब तक की कौन सी सबसे बड़ी रेडियो आकाशगंगा की खोज की है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? एलसीओ नियस। क्या नाम है? एलसीओ नियस। अगला प्रश्न देखिए, 23 फरवरी 2022 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, इसका मतलब यह हो गया कि डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली के वैज्ञानिकों ने संयुक्त रूप से एक टीम बनाकर देश में पहली बार उत्तर प्रदेश के किन शहरों के मध्य 100 किलोमीटर से अधिक दूरी पर क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन का सफल परीक्षण किया है? तो आपका सही जवाब होगा प्रयागराज तथा विंध्याचल। अगला है, फरवरी 2022 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पुणे के नेतृत्व में एक अध्ययन दल ने पश्चिमी घाट के मीठे जल के स्रोत में पाई जाने वाली मेढक की एक नई प्रजाति खोजी है। इस प्रजाति का नाम क्या रखा गया है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? यूफ्लिक्टिस जलधारा। क्या नाम रखा गया है? यूफ्लिक्टिस जलधारा। अगला देखिए, फरवरी 2022 में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने किसान मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो आपका सही जवाब होगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की, यानी आईआईटी रुड़की ने किसान मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2022 में शोधकर्ताओं की एक टीम ने मेघालय स्थित उमरोई सैन्य स्टेशन से छिपकली की एक नई प्रजाति बेंट टोड गेको की खोज की। इस प्रजाति का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आपका सही जवाब होगा साइल्टोडैक्टिलस एक्सरसिटस। अगला देखिए, मार्च 2022 में नासा द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार नासा द्वारा विकसित किए जा रहे यूरोपा क्लिपर मिशन को कब तक लॉन्च किए जाने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा, अक्टूबर 2024 तक यूरोपा क्लिपर मिशन को लॉन्च किया जाएगा। यह किसके द्वारा विज्ञप्ति करके जानकारी दी गई है? तो नासा के द्वारा। याद रखिएगा, ये जो यूरोपा क्लिपर मिशन है, ये बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा का अध्ययन करने हेतु डिजाइन किया गया है। इसके तहत यूरोपा पर जल, ऊर्जा, रसायन के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, और यह परियोजना अप्लाइड फिजिक्स लेबोरेटरी और जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी की एक संयुक्त पहल है। याद रखिएगा, यहां सबसे महत्वपूर्ण एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा यूरोपा किसका चंद्रमा है? तो याद रखिएगा, यह बृहस्पति का चंद्रमा है। अगला, 15 फरवरी 2022 को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने लोगों को सिगरेट पीने की आदत छुड़ाने और तंबाकू के लिए सभी प्रयोगों को छोड़ने में मदद के लिए क्विट टोबैको ऐप लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्विट टोबैको ऐप को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2022 में रिलायंस इंडस्ट्रीज के जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड ने भारत में उपग्रह आधारित ब्रॉडबैंड संचार सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किस देश की वैश्विक उपग्रह आधारित कनेक्टिविटी समाधान प्रदाता कंपनी सोसाइटी यूरोपियन डेस्क सैटेलाइट्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में SES कहा जाता है, इसके साथ एक संयुक्त उद्यम जियो स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड का गठन किया है? तो याद रखिएगा, लग्जमबर्ग। अगला प्रश्न है, फरवरी 2022 में कौन सा विश्व का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने नागरिक हवाई सेवा में ड्रोन को संचालित करने की अनुमति प्रदान की है? तो आपका सही जवाब होगा इजराइल। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, 11 फरवरी 2022 को नासा ने सूर्य की गतिशीलता, सूर्य पृथ्वी संबंध और लगातार बदलते अंतरिक्ष वातावरण के संबंध में हमारी समझ को बेहतर बनाने के लिए 2 मिशन का चुनाव किया है। वो 2 मिशन कौन से हैं? पहला है मल्टी स्लिट सोलर एक्सप्लोरर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में MUSE कहते हैं, और दूसरा है हेलियो स्वार्म। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, 11 फरवरी 2022 को यूनाइटेड किंगडम में लास बुखार से पीड़ित 3 व्यक्तियों में से एक की मृत्यु हो गई। इस बीमारी का पहला मामला
किस देश में दर्ज किया गया था? तो याद रखिएगा नाइजीरिया में। अगला प्रश्न है, ये जो लासा वायरस है इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी ले लीजिए। लासा वायरस का नामकरण नाइजीरिया के एक शहर लासा के नाम पर पड़ा है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जहां पर वर्ष 1969 में इस वायरस के पहले मामले को दर्ज किया गया और यह एक जूनोटिक वायरल बीमारी है। इस बीमारी के प्रसार का वाहक मल्टी मैमेट रैट है। ठीक है, इसका वाहक कौन है? मल्टी मैमेट रैट है। अगला प्रश्न देखिए, 10 फरवरी 2022 को यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने किस नाम से अपना एक मिशन लॉन्च किया है जो सूर्य की निगरानी करने और पृथ्वी को सूर्य के विस्फोटों से बचाने में मदद करेगा? तो आपका सही जवाब होगा विजिल। ये जो विजिल मिशन है ये किसके द्वारा भेजा गया? तो यूरोपीय मिशन स्पेस एजेंसी के द्वारा। अगला है, 8 मार्च 2022 को किस देश के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने नूर 2 नामक सैन्य उपग्रह को पृथ्वी से 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया? तो याद रखिएगा ये ईरान का है। ठीक है, उसका नाम क्या है सैन्य उपग्रह का? नूर 2। अगला देखिए, 9 फरवरी 2022 को ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड ने स्वदेशी रूप से निर्मित लंबी दूरी की सतह से सतह मार करने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल खैबर बस्टर का सफल परीक्षण किया। इसकी मारक क्षमता कितनी है? तो आपका सही जवाब होगा लगभग 1450 किलोमीटर अर्थात 900 मील। यहां पर आप मारक क्षमता के साथ साथ इस बात को भी याद रखेंगे कि ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है खैबर बस्टर ये किस देश से संबंधित है? तो ईरान से संबंधित है। अगला है, 14 फरवरी 2022 को इसरो ने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी PSLV C-52 के जरिए किस उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया? तो याद रखिएगा EOS-04 का सफल परीक्षण किया PSLV C-52 के जरिए। किसके द्वारा? तो इसरो के द्वारा। ये जो EOS-04 है ये चौथा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट है और इसका वजन लगभग 1710 किलोग्राम है। और यदि हम EOS-04 मिशन की अवधि की बात करें तो इसकी अवधि है 10 वर्ष की। अगला प्रश्न है, 7 फरवरी 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने सार्वभौमिक टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किस मिशन की शुरुआत की है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? उस मिशन का नाम है गगन मिशन इंद्रधनुष 4.0। ठीक है, और ये जो गगन मिशन इंद्रधनुष 4.0 है ये क्या करेगा? तो ये सार्वभौमिक टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। अगला है, 7 फरवरी 2022 को केंद्रीय विद्युत एवं नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने विद्युत वितरण में जटिल समस्याओं को हल करने और गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किस हैकथॉन प्रतियोगिता का शुभारंभ किया? तो आपका सही जवाब होगा पावरथॉन 2022। क्या नाम रखा गया? पावरथॉन 2022। अगला प्रश्न है, 3 फरवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने चंद्रयान 3 मिशन को कब तक लॉन्च करने की घोषणा की थी? तो आपका सही जवाब होगा अगस्त 2022 में। अगला प्रश्न है, 3 फरवरी 2022 को भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने किस सुपर कंप्यूटर को निर्मित किया जो भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर में से एक होगा? तो उसका नाम है परम प्रवेग। याद रखिएगा परम प्रवेग का संबंध किससे है? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु से। यदि हम इसकी डिजाइन की बात करें तो इसके डिजाइन को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग अर्थात CDEC के द्वारा किया गया और इसकी क्षमता 3.3 पेटा फ्लॉप्स की होगी। अगला प्रश्न है, 2 फरवरी 2022 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वर्ष 2047 तक कैंसर से होने वाली मृत्यु को 50% तक कमी लाने के लिए कैंसर मूनशॉट प्रोग्राम को पुनः प्रारंभ किया है। इसे सर्वप्रथम कब लॉन्च किया गया था? तो याद रखिएगा इस कैंसर मूनशॉट प्रोग्राम को सर्वप्रथम 2016 में लॉन्च किया गया था और टारगेट कब तक है? 2047 तक इसके होने वाली मृत्यु में 50% की कमी करने का लक्ष्य है। अगला है, 30 फरवरी 2022 को HWASONG-12 नामक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया? तो आपका सही जवाब होगा उत्तर कोरिया के द्वारा। अगला प्रश्न है, जनवरी 2022 में लॉन्च की गई कौन सी योजना रक्षा मंत्रालय की सेना के तीनों अंगों की एक टेली कंसल्टेशन सेवा है जिसे सेना के सभी कर्मियों और उनके परिवारों हेतु निर्मित किया गया है? तो आपका सही जवाब होगा सर्विसेज ई-हेल्थ असेसमेंट एंड टेली कंसल्टेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? सेहत। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, जनवरी 2022 में
किस संस्था के वैज्ञानिकों ने पेरोवस्काइट आधारित टाइटेनियम डाइऑक्साइड नैनोराड की स्थिरता और दक्षता को बढ़ाने के लिए एक नई प्रक्रिया का विकास किया है? तो आपका जवाब होगा इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स। अगला देखिए, कंप्यूटर को अधिक सक्षम बनाने वाली सामग्री पर कार्य करने वाले भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के किस प्रोफेसर को स्वर्ण जयंती फेलोशिप 2020-21 प्रदान की गई है? तो आपका सही जवाब होगा प्रोफेसर मयंक श्रीवास्तव को। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 28 फरवरी 2022 को सभी NIPER और उसकी गतिविधियों, पेटेंट और प्रकाशनों से संबंधित जानकारी के बारे में सूचनाओं को एक स्थान पर प्रदान करने के उद्देश्य से किसके द्वारा NIPER अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पोर्टल का शुभारंभ किया गया? तो याद रखिएगा केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के द्वारा। अगला प्रश्न है 27 जनवरी 2022 को मिजोरम राज्य के किस गांव को राज्य का प्रथम ODF प्लस गांव घोषित किया गया है? तो आपका सही जवाब होगा दक्षिण मोबुआंग को। क्या नाम है गांव का? दक्षिण मोबुआंग। और कहां पर है, किस राज्य में? मिजोरम में। अगला प्रश्न है 25 जनवरी 2022 को कर्नाटक राज्य के धारवाड़ जनपद के किस व्यक्ति को उनके नवाचारों, अब उनके नवाचार कौन कौन से हैं? जैसे इमली के बीजों को अलग करने वाले उपकरण, दूसरा है जुताई ब्लेड निर्माण मशीन, फिर है बीज सह उर्वरक ड्रिल, अगला है वाटर हीटिंग बॉयलर, अगला है स्वचालित गन्ना बुआई ड्रिलर और फिर है व्हील टिलर। इनके विकास के लिए उनको पद्मश्री पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो याद रखिएगा उनका नाम है अब्दुल खादर नदकत्तीन। ये किस राज्य के हैं? तो ये कर्नाटक राज्य के धारवाड़ जनपद से संबंधित है। अगला है 24 जनवरी 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किस स्थान से डिजिटल माध्यम से पुनर्निर्मित CGHS वेबसाइट और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो आपका सही जवाब होगा माय CGHS। अगला है 20 जनवरी 2022 को स्वदेशी रूप से निर्मित ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण कहां से किया गया? तो याद रखिएगा एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर उड़ीसा से। इंपॉर्टेंट है। अगला है 20 जनवरी 2022 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस राज्य से उत्तर पूर्व के लिए मोबाइल कोविड परीक्षण सुविधा का प्रारंभ किया? तो याद रखिएगा मिजोरम राज्य में। अगला है 15 जनवरी 2022 को केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के दौरान किसके द्वारा स्वदेशी तौर पर विकसित भारत के पहले कोल टू मेथनॉल पायलट संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया? तो याद रखिएगा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के द्वारा। क्लियर है। अगला देखिए जनवरी 2022 में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चेस्ट एक्सरे तकनीक विकसित की है जिसका उपयोग कोविड-19 की स्क्रीनिंग हेतु किया जाएगा? तो याद रखिएगा ये जो चेस्ट एक्सरे तकनीक है ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के द्वारा अर्थात IIT जोधपुर के द्वारा। अगला है जनवरी 2022 में पश्चिम बंगाल स्थित किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने मुंह में कैंसर का पता लगाने के लिए एक नया इमेजिंग डिवाइस बनाया है जो ऊतकों में रक्त प्रवाह की दर को मापकर कैंसर की जांच कर सकता है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? वो पश्चिम बंगाल का संस्थान कौन सा है? गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए 16 जनवरी 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने भारत के कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम की पहली वर्षगांठ के अवसर पर किस कोविड-19 वैक्सीन पर स्मारक डाक टिकट जारी किया? तो आपका सही जवाब होगा कोवैक्सीन पर। अगला देखिए जनवरी 2022 में नासा के वैज्ञानिकों ने बृहस्पति के आकार से 2.755 गुना विशाल एक गैसीय बाह्य ग्रह को खोजा है। इस ग्रह का नाम क्या रखा गया है? तो आपका सही जवाब होगा TOI 2180b। अगला है जनवरी 2022 में किस देश ने वैज्ञानिक अनुसंधान अनुप्रयोग हेतु निम्न गुरुत्वाकर्षण वाले चंद्रमा का निर्माण किया है? तो आपका सही जवाब होगा चीन के वैज्ञानिकों ने। अगला है 7 जनवरी 2022 को किस संस्थान के चिकित्सकों ने पहली बार मानव में सूअर के हृदय का प्रत्यारोपण किया? तो याद रखिएगा यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड स्कूल ऑफ मेडिसिन जो कि USA में है, इनके चिकित्सकों ने पहली बार
मानव में सूअर के हृदय का प्रत्यारोपण किया है? अगला है, जनवरी 2022 में चीन ने किसके माध्यम से चंद्रमा की सतह पर पानी का पहला ऑन-साइट नमूना प्राप्त किया है? तो आपका सही जवाब होगा चांग-ई 5 के द्वारा। अगला है, दिसंबर 2021 में किस संस्थान के अनुसंधानकर्ताओं ने अंतरिक्ष एवं रक्षा अनुप्रयोगों के हेतु उपयोगी उच्च प्रदर्शन वाले ट्रांजिस्टर मॉडल व सर्किट को विकसित किया है? तो आपका सही जवाब होगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के द्वारा। यानी आईआईटी कानपुर के अनुसंधानकर्ताओं ने अंतरिक्ष एवं रक्षा अनुप्रयोगों हेतु उपयोगी उच्च प्रदर्शन वाले ट्रांजिस्टर मॉडल और सर्किट का विकास किया है। अगला है, दिसंबर 2021 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के सहयोग से भारतीय सेना ने प्रौद्योगिकी के प्रमुख विकासशील क्षेत्र में अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए कहां पर क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की है? तो आपका सही जवाब होगा मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, महू, मध्य प्रदेश में क्वांटम प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। अगला प्रश्न है, 20 दिसंबर 2021 को यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने किसकी रोकथाम के लिए एप्रेट्यूड इंजेक्शन के उपयोग हेतु अपनी अनुमति प्रदान कर दी है? तो आपका सही जवाब होगा एचआईवी के लिए। एचआईवी का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। अगला प्रश्न देखिए, दिसंबर 2021 में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने आरटी-पीसीआर आधारित कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने हेतु एक जांच तकनीक का विकास किया जिसमें मात्र 90 मिनट में परिणाम प्राप्त हो सकता है? तो आपका सही जवाब होगा आईआईटी दिल्ली के द्वारा। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2021 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने लेजर संचार से संबंधित किस मिशन को लॉन्च किया है? तो आपका सही जवाब होगा लेजर कम्युनिकेशंस रिले डेमोन्स्ट्रेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? LCRD। अगला प्रश्न देखिए, यदि हम LCRD मिशन के बैकग्राउंड को देखें तो इसकी लॉन्च तिथि थी 7 दिसंबर 2021। प्रक्षेपण स्थल था केप कैनवरेल एयरफोर्स स्टेशन, फ्लोरिडा। यदि हम रॉकेट की बात करें तो एटलस V551 था। यदि हम LCRD मिशन के उद्देश्य की बात करें तो ऑप्टिकल संचार की अनूठी क्षमताओं का प्रदर्शन और परीक्षण है। याद रखिएगा, इसका प्रक्षेपण स्थल पूछा जा सकता है तो याद रखिएगा केप कैनवरेल एयरफोर्स स्टेशन, फ्लोरिडा। अगला प्रश्न है, 7 दिसंबर 2021 को किसके द्वारा उड़ीसा स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से सतह से हवा में मार करने में सक्षम वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो आपका सही जवाब होगा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2021 में किसके द्वारा केप कैनवरेल एयरफोर्स स्टेशन, फ्लोरिडा से फॉल्कन 9 रॉकेट के द्वारा 48 स्टार लिंक उपग्रहों और 2 ब्लैक स्काई पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया? तो याद रखिएगा स्पेस एक्स के द्वारा। अगला प्रश्न है, 30 नवंबर 2021 को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स तथा आईटी मंत्रालय, आंध्र प्रदेश सरकार तथा नेस्कॉम ने कहां पर आईओटी तथा एआई के उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया? तो आपका सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय, विशाखापत्तनम में। अगला प्रश्न है, 22 नवंबर 2021 को किसके द्वारा CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल प्रयोगशाला का शुभारंभ किया? तो आपका सही जवाब होगा केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। अगला देखिए, यदि हम वर्चुअल विज्ञान प्रयोगशाला की बात करें तो इसके विकासकर्ता वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद है और सहयोग करता है आईआईटी बॉम्बे। यदि लक्षित समूह की बात करें तो कक्षा 6 से 12 तक के छात्र इसमें होंगे, अर्थात 11 से 18 वर्ष के छात्र। यदि हम इसके उद्देश्य की बात करें तो ऑनलाइन इंटरैक्टिव माध्यम पर आधारित स्कूली छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शोध प्रदर्शन और नवीन अध्यापन प्रदान कराना है। अगला है, 15 से 16 नवंबर 2021 के मध्य किन देशों के द्वारा समुद्री अभ्यास सिटमैक्स आयोजित किया गया? तो आपका सही जवाब होगा भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच में सिटमैक्स अभ्यास हुआ। अगला है, नवंबर 2021 में भारत ने कहां पर अपने 41वें वैज्ञानिक अभियान की शुरुआत की? तो आपका सही जवाब होगा अंटार्कटिका में। अगला है, 12 से 14 नवंबर 2021 के मध्य किन देशों की नौसेनाओं के मध्य समन्वित गश्ती कॉर्पेट का ये 32वां संस्करण आयोजित किया गया? तो आपका सही जवाब होगा भारत और थाईलैंड के बीच। यहां पर आप क्रम जरूर याद रखेंगे। अगला है, 1 नवंबर 2021 को केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने किस राज्य में पहले इंटरनेट एक्सचेंज का उद्घाटन किया जो राज्यों में इंटरनेट तथा ब्रॉडबैंड सेवाओं की गुणवत्ता को
बढ़ाने में मदद करेगा, तो आपका सही जवाब होगा देहरादून, उत्तराखंड राज्य में। अगला, इस प्रकार यहां पर वैज्ञानिक परिदृश्य से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो कंप्लीट हो गए। जो भी आपको क्लासेस दी गई हैं आप उनको नियमित कंप्लीट करते हुए चलें। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।